आप सुन रहे हैं मायापुत उपन्यास का भाग 2। मैं उसे बताता हूँ भट्टी शादी कर रहा है। रवि ब्लडी बास्टर्ड कहकर गंभीर हो जाता है। जानता हूँ मेरे बारे में, मेरे खर्चे के बारे में सोच रहा है। मैं उसे हिसाब किताब देता हूँ कि आजकल साल भर में लगभग $2000 आ जाते हैं, चल जाएगा। वो कहता है कि देखा जाएगा, वक्त पड़ा तो माँ से कहकर मुझे कोई नौकरी दिलवाई जा सकती है। हम दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। यार ये तेरी डॉक्टर बड़ी एवन औरत है। दिल करता है मैं भी कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करा डालूं। चक्कर क्या है? डॉक्टर कब से मरीजों को अपने घर से चाय भेजने लगे? मैं उसे बताता हूँ कि राधा विधवा है। ओह, कहकर वो चुप हो जाता है। फिर बताता हूँ कि चक्कर वक्कर कोई नहीं, ये सारी विशेष सेवा उसकी माँ के कारण हो रही है। लेडी गवर्नर मुझे देखने आती हैं, इसलिए मैं वीआईपी मरीज़ हूँ। घर से चाय भेजकर मुझे नहीं, लेडी गवर्नर को खुश किया जा रहा है। रवि हाँ में सर हिलाता है। उसे भी पता है मैं अपने बारे में किसी झूठ को, किसी गलतफहमी को कभी भी नहीं पालता। तभी लोहे का टोप पहने एक राइडर अंदर आता है, हाथ जोड़कर रवि को सलाम करता है और जूस से भरा थर्मस एडीसी साहब ने भेजा है कहकर मेज़ पर रखता है। रवि मुझे कहता है कि आज थोड़ी गर्मी है। मैं इसका मतलब समझता हूँ। जब भी वो मौसम की बात करता है तो इसका मतलब है कुछ पिया जाए। बेटे तू तो माशूक का भेजा जूस पी, मैं मंगवाता हूँ बियर। उसकी माँ मुझे उस जितना प्यार करती हैं। रवि और भट्टी मुझे हमेशा छेड़ते हैं कि माँ को मुझसे प्लाटोनिक किस्म का इश्क है, बेटा बेटा कहकर नशे लेती है। रवि राइडर को बियर के पैसे देता है, ताकीद करता है कि बियर बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। फिर वो शिकायत करता है कि कम से कम मुझे उसकी छुट्टियों में तो बीमार नहीं पड़ना चाहिए था। अब अकेले वो राजभवन में क्या खाक उड़ाएगा? रवि को अपने पिता की पोजीशन का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। अपने ऊपर बहुत सी रुकावटें रखनी पड़ती हैं। सबको पता है वो बड़े साहब का साहबजादा है। मैं साथ होता हूँ तो मेरी आड़ में सब कुछ चलता है। यहाँ के क्लब में लड़की चाहे वो ही लेकर जाए, मेरे दोस्त कहकर उस लड़की का परिचय सबसे कराया जाता है। राइडर बियर ले आता है, लंबूतरे खाकी लिफाफों में ढकी बोतलें। राइडर कुछ और की मुद्रा में खड़ा है। रवि उससे कहता है, बस अब तुम जाओ और देखो ये बियर वाली बात एडीसी से मत करना, समझ गया साहब? वाली मुस्कान देकर राइडर चला जाता है। मैं रवि को बताता हूँ कि ओपनर तो है नहीं, तो वो हाथ में पहने कड़े का नीचे का हिस्सा ढक्कन में फंसाकर बॉटल खोल लेता है। फिर थर्मस में से मेरे लिए एक ग्लास में जूस डालता है और हम दोनों चीयर्स कह के पीना शुरू कर देते हैं। तभी राधा मेहरा के घर से नौकरानी चाय लेकर आती है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अब इस चाय का क्या करें? नहीं चाहिए कहकर रवि चाय वापस भेज देता है। मैं उसे कहता हूँ जल्दी पी ले, कोई अंदर आ गया तो। वो मेरी बात काटता है, साले डरता है। मैं बीमार हुआ था तो हॉस्पिटल में कैबरे डांसर लाई जाती थी, फिक्र ना कर, तेरा कौन सा कोई कोर्ट मार्शल कर देगा। हम दोनों मुस्कुराते हैं। वो एक बोतल बियर पीकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। दूसरी बोतल में कड़ा फंसाकर खोलता है कि तभी राधा मेहरा अंदर आ जाती है। क्या बात, आप लोगों ने चाय वापस भेज दी? हमारे कोई जवाब देने से पहले वो रवि के हाथ में पकड़ी बियर की बोतल देख लेती है। उसकी आंखों का काला रंग भूरा पड़ना शुरू हो जाता है। शरीर बिल्ली की तरह थोड़ा सा सिकुड़ता है और वो रवि के हाथ से बोतल छीनकर खिड़की के बाहर फेंक देती है और एक झटके के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। मैं डर गया हूँ। रवि कोई ना कोई तमाशा ज़रूर करेगा। किसकी मजाल है कि उसके साथ हुए इस दुर्व्यवहार करे। मैं शर्मिंदा आवाज़ में सफाई देता हूँ, बड़ी सख्त है, हॉस्पिटल वाले से शेरनी कहते हैं। रवि ज़ोर से कहा लगाता है, आज तक चालू किस्म की औरतों से हमारा वास्ता रहा है, किसी औरत के हाथों पहली बार अपमानित हुआ है। मज़े ले रहा है। मैं सुख की सांस लेता हूँ। बला टली। बेटे मज़ा आ गया, साली ऐसे बिहेव करती है जैसे तुम्हारी बीवी हो। चलो एक बॉटल तो मैंने पी ही ली, पर कहीं माँ से शिकायत ना कर दे। बियर तो पी नहीं, लेक्चर ज़रूर पीना पड़ जाएगा। मैं उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। राधा का गुस्सा मैं भी भुगत चुका हूँ। रवि की शिकायत कर डाली तो? रवि ये कहकर बाहर जाता है कि उसे मना लाएगा, माफ़ी मांग लेगा। थोड़ी देर में वो राधा के साथ ही वापस आता है। मुझे पता चल जाता है उसने अपनी चिकनी चुपड़ी अंग्रेज़ी में राधा को मना लिया है। वो जब बिहेव करने पर आ जाए तो उस जैसा सीधा बच्चा कोई नहीं। शुरू में आमतौर पर इसी हथियार से लड़कियां फांसता है। वो जूस का गिलास भरता है, राधा की ओर बढ़ाता है। राधा नाम में सर हिलाती है। वो बनावटी गुस्से में कहता है, देखो डॉक्टर, सीज़ फायर हो गया, अब गुस्से का मतलब? राधा मुस्कुरा कर गिलास पकड़ लेती है।
छोटे छोटे खूंट भरना शुरू कर देती है। रवि को मैं बता चुका हूँ कि राधा विधवा है। वो कोई बात करने की नीयत से बोलता है। बड़ी यंग उम्र में आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। राधा की उंगलियां गिलास पर कसती जा रही हैं। लगता है या उंगलियां चटक जाएंगी या गिलास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो ठंडे लोहे की सी सर्द सख्त आवाज़ में जवाब देती है, लेट्स नॉट टॉक ऑफ दैट बास्टर्ड। और वो चली जाती है। हम दोनों स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं। अपने मरे हुए पति को क्या कोई औरत गाली दे सकती है? यही क्या रहस्य है? क्या कोई ऐसी मिस्ट्री है जिससे ये औरत अभी तक मुक्ति नहीं पा सकी? मेरी आंखें मूंद रही हैं। रवि ये कहकर उठ जाता है, तुम सो लो, मैं जरा हॉस्पिटल का राउंड ले लूँ। तुम्हारी डॉक्टर तो हाथ चढ़ने वाली नहीं। वाकई सचमुच शेरनी है। चलो देखो, किसी नर्स वर्स से चक्कर चलाते हैं। मैं शायद लगभग 2 घंटे से सोया था। फिर से लगता है कि दबे पाँव कोई कमरे में आया है। रात की दहशत मुझे जकड़ती है। आंखें अपने आप खुलती हैं। राधा मेहरा कमरे में है, कुर्सी पर बैठी है। कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है। बात बदलती है। ऐसा लगता है आप डर कर जागे हैं। हाँ, मैंने समझा रात वाला कोई फिर आ गया है। मेरा जवाब सुनकर उसके चेहरे पर संपूर्ण संतोष दिखाई देता है। मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। मेरे दहशत ज़दा होने से, रात को ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से ये इतना संतुष्ट और खुश क्यों दिखती है? डॉक्टर है, इसे तो चिंतित होना चाहिए। मैं और कसकर अपने अंदर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेता हूँ। ये पास होती है, कमरे में आती है तो खतरे के संकेत क्यों मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर सोचता हूँ क्या ही अच्छा होता मैं आज ही ठीक हो जाता, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती और फिर इस रहस्यमयी डॉक्टर से तो मुक्ति मिलती। मेरी अपनी ज़िंदगी साफ सपाट रही है, ना कोई रहस्य ना कोई तीखा मोड़। ये नहीं कि औरतें जीवन में आई नहीं, लेकिन केवल वैसी औरतों का साथ रहा है जो रात के अंधेरे में आती हैं और दिन के उजाले से पहले चली जाती हैं। किसी के साथ इन्वॉल्व होकर, किसी के नज़दीक होकर मैं आज तक जिया ही नहीं। दोस्त हैं तो सेना के, रवि और भट्टी जैसे, उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। थमना सोचना कभी हुआ ही नहीं। गेट समथिंग एंड फॉरगेट समथिंग ही ज़िंदगी का आधार रहा है। मुझे इतना चुप देखकर वो बोलती है, आपके दोस्त के साथ। मैं उसकी बात बीच में काटता हूँ। देखिए डॉक्टर मेहरा, उस बात को भूल जाइए। मैं या रवि ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते। शरारत करेंगे तो डांट तो पड़ेगी ही। अपनी माँ की डांट खा खा कर रवि इसका आदी हो चुका है। मेरी बात को वो मुस्कुराकर मान लेती है। चेहरा हल्का दिखाई देता है। तभी दरवाजे के बाहर भारी कदमों की आवाज़ आती है। भट्टी आ गया है। कमरे के अंदर आता है। साथ एक लड़की है। हम दोनों को कहता है, कॉन्ग्रेचुलेट मी, आई एम गोइंग टू मैरी दिस चिट ऑफ अ गर्ल। राधा मेहरा उसे बधाई देती है। लड़की को देखकर मेरा पहला ख्याल ये आता है कि भट्टी इसके साथ सोएगा तो इसे क्रश कर देगा। कितनी दुबली है भट्टी। जो मैं सोच रहा हूँ भाप लेता है। बदमाशी के लहजे में कहता है, पुत्र, इसका दुबला पतला जिस्म मत देख, स्टील है स्टील, टेस्टेड एंड फाउंड करेक्ट। लड़की का चेहरा सुर्ख हो जाता है। राधा मेहरा और मेरी शर्माने की उम्र जा चुकी है। उस लड़की का चेहरा देखकर मज़े लेते हैं। वो भट्टी से कहती है, तुम हॉस्पिटल में भी बक बक से बाज नहीं आते? ये बीमार हैं और ऐसी वाहियात बातें करते हो। यू शुड बी अशेम्ड। साला तुझे बीमार दिखता है, मज़े ले रहा है, राजभवन के खाने उड़ाए जा रहे हैं। और राधा मेहरा की तरफ देखकर बात पूरी करता है, और ऐसी खूबसूरत डॉक्टर लुक आफ्टर कर रही हैं। ऐसी बीमारी भगवान सबको लगाए। भट्टी उसका नाम बताता है, जूही। कितना छोटा खुद है, जितनी छोटी वो खुद है उतना छोटा नाम है। वो फलों का लिफाफा मेरे पास रखती है। तभी रवि भी हॉस्पिटल का चक्कर काट कर वापस आ जाता है। दोनों जफ्फी डालकर गाली देकर एक दूसरे से मिलते हैं। भट्टी कहता है, देख पुत्र ड्राइवर, मैंने तो आखिर लड़की तलाश ही ली, अब अपनी सोच। तुम इससे शादी कर रहे हो? मैंने समझा से गोद ले रहे हो। जूही का मुंह फिर लाल हो जाता है। हम फिर मजे लेते हैं। राधा मेहरा चली जाती है। राइडर खाने का टिफ़िन लेकर आता है। हम सब मिलकर खाते हैं। भट्टी कहता है उसे जल्दी जाना है। जवाब रवि देता है, जल्दी है तो तू चल बेटा, मोटरसाइकिल और जूही को यहीं छोड़ता जा। मैं ज़रा इसके साथ आवारागर्दी कर लूँ। ये साला भी अब खाकर सोएगा ही। मैं अकेला कहाँ बोर होऊंगा। शाम को आ जाना, इसे कलेक्ट कर लेना, नहीं तो। रवि आंख दबाकर बात अधूरी छोड़ देता है। भट्टी डन कहकर चला जाता है। जूही को भट्टी शायद हम दोनों के बारे में बता चुका है। रवि उसका हाथ थाम कर
उठाता है। दोनों मुझे बाय कहकर और शाम तक लौटने को बताकर चले जाते हैं। मुझे नींद आ घेरती है। शायद थोड़ी सी ठंड लगती है, इसलिए आँख खुल जाती है। खिड़की के कांचों की चमक हल्की पीली पड़ गई है। तो शाम होने को आई है, 5 बज रहे होंगे। मेरे पास घड़ी नहीं है, कभी बांधी ही नहीं। हमेशा से बाहर मुक्त चला हूँ, जिया हूँ, फिर घड़ी की क्या ज़रूरत। समय आज तक मुझे अपनी गिरफ्त में नहीं ले सका, बांध नहीं सका। डॉक्टर मनचंदा अंदर आते हैं। शायद शाम का ड्यूटी ख़त्म करके वापस घर जा रहे हैं। अरे भाई, अभी भी लेटे हो? उठो, थोड़ा टहला करो। चलो आज कमरे के बाहर निकलते हैं। मैं उठता हूँ, उनके साथ कमरे से बाहर आता हूँ। शरीर में झुरझुरी सी होती है। वो अंदर जाते हैं, कंबल लाकर मुझे उड़ा देते हैं। बरामदे में खड़ा हूँ, सामने लॉन है। बरामदा लॉन से कोई 8 इंच ऊंचा है। डॉक्टर की तरफ देखता हूँ। वो इशारे से अपने आप नीचे पाँव रखने के लिए कहते हैं। सहारे की ज़रूरत नहीं। नीचे पाँव रखता हूँ। टांगें थोड़ी कांपती हैं, फिर संतुलित होकर शरीर का बोझ संभाल लेती हैं। डॉक्टर मेरे साथ चहलकदमी करते हैं, कहते हैं, आपका ऑपरेशन बहुत सीरियस था। खून इतना निकल गया था कि एक बार तो मैं भी डर गया। अब ज़रा परहेज से जीना चाहिए। ऑपरेशन तुम्हारी बीमारी का आखिरी इलाज नहीं है। ऐसा वैसा खाओगे पियोगे तो फिर तकलीफ़ हो सकती है। उन्हें मेरे ज़िंदा करने के तौर तरीके का अंदाज़ा लग चुका था। शायद जान गए हैं कि ऐसा वैसा ही खाता पीता हूँ। मैं क्या जवाब दूँ? वो ये कहकर चले जाते हैं। मैं चलता हूँ। थोड़ा सा घूमकर वापस कमरे में चले जाना। डोंट टायर योर सेल्फ आउट। वो जाने से पहले बरामदे की लाइट चला जाते हैं। चलना अच्छा लग रहा है। लॉन की घास मटमैली सी पड़ गई है। फूलों की गर्दनें नीचे झुकी हुई हैं। बारिश का इंतज़ार है। एक सुनहली तितली अलग अलग फूलों पर बैठती है, उड़ जाती है, सुगंध और रस की तलाश कर रही है। देवदार के 2 पेड़ चौकीदारों की तरह खड़े हैं। दोनों की टहनियाँ हल्के हल्के हिल रही हैं, गूंगों की तरह संकेत भाषा में बातें करती हुई। 2 परिंदे एक देवदार के ऊपर छोटे छोटे दायरों में उड़ रहे हैं, घोंसले में उतरने के लिए पर तौलते हुए। पहले एक परिंदा पंख लपेटकर पेड़ की टहनियों के अंदर तैर जाता है। खड़खड़ की हल्की आवाज़ें आती हैं। टहनियाँ हिलना बंद कर देती हैं। घोंसले में बैठ चुका परिंदा ची ची की आवाज़ करता है। ऊपर उड़ रहे परिंदे को पता चल जाता है कि सब ठीक है और वो भी पंख बंद करके पेड़ के अंदर चला जाता है। खड़ फिर होती है, बंद हो जाती है। टहनियाँ फिर से बतियाना शुरू कर देती हैं। लॉन के सामने के मकानों से धुआं उठ रहा है और छोटी छोटी छतरियों के आकार में छतों के ऊपर मंडरा रहा है। स्टाफ के रहने के मकान हैं। किनारे पर बना मकान दूसरे मकानों से बड़ा है। अंदर कोई लाइट जलाता है। खिड़कियों के कांच चमक उठते हैं। एक खिड़की के कांच धुंधले पड़ जाते हैं। कोई शीशों के सामने आ खड़ा हुआ है। तभी खिड़की खुलती है। लाल स्कार्फ में लिपटा राधा मेहरा का सर खिड़की से बाहर निकलता है। वो मुझे देखकर हाथ हिलाती हैं। जवाब में मैं भी हाथ हिलाता हूँ, लेकिन उसके हाथ का हिलना बंद क्यों नहीं हुआ? अब मैं ध्यान से उसके हाथों के संकेत देखता हूँ। वो मुझे अपने घर बुला रही है। एक बार ज़रूर सोचता हूँ, जाऊँ या ना, अपने कमरे में लौट जाऊँ। लेकिन मेरे कदम बिना मेरे अंदर की आज्ञा लिए उसके घर की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बरामदे में पहुँचता हूँ। वो बाहर आती है, लाइट जलाती है। बरामदे की दीवारों पर लिपटी बेल के साथ गोल गोल फूल लगे हैं, जिनका बीच का हिस्सा बैंगनी है। सारा बरामदा हल्की नशीली सुगंध से भरा हुआ है। मैं फूलों की ओर ध्यान से देख रहा हूँ। वो समझ जाती है। इन्हें इनका नाम देना चाहता हूँ। धीमी आवाज़ में बताती है, पैशन फ्लावर्स हैं ये। बरामदे से घर के अंदर प्रवेश करने के लिए सीमेंट की एक ऊंची सीढ़ी है। पेट में लगे टाँकों के कारण पाँव बहुत ऊंचा नहीं उठ रहा। वो मेरा एक हाथ पकड़ती है, दूसरा मेरी कमर पर रखकर थोड़ा सा दबाव देती है और मैं सीढ़ी चढ़ जाता हूँ। कमरे के अंदर पहुँचने पर सबसे पहला आभास होता है कि किसी भिक्षुणी के कमरे में आ गया हूँ। गेरुआ कालीन, गेरुआ रंग के पर्दे और गेरुआ रंग का सोफ़ा कवर्स। बीचों बीच गोल मेज़ जिसका टॉप सफ़ेद संगमरमर का है। वो मुझे बड़े सोफ़े पर बिठाती है। अब वो मेरे काले कंबल की ओर देख रही है, जो कमरे की सारी कलर स्कीम को बिगाड़ रहा है। आप कंबल क्यों ओढ़े हुए हैं? कोई शॉल नहीं है क्या? मैं ना में सर हिलाता हूँ। मैं लाती हूँ, कहकर वो दूसरे कमरे के अंदर जाती है। मुझे पता है वो शॉल भी गेरुआ रंग का ही लाएगी। वो लाती भी गेरुआ रंग का ही शॉल है। मैं कंबल उतारता हूँ। वो मेरे कंधों के इर्द गिर्द शॉल लपेटती है और कंबल तह करके बाहर बरामदे में रख देती है। चाय बनाने के लिए कहकर रसोई में जाती है।
दीवार के अंदर बनी अलमारी किताबों से भरी पड़ी है। उठकर पास जाता हूँ। लगभग सारी किताबें विचक्राफ्ट, अंधविश्वासों के शब्दकोश, प्रेत साधना के बारे में है। एक मोटी सी पेपर बैग बाहर निकालता हूँ। कॉलिन विल्सन की द आकल्ट है। वापस रख देता हूँ। एक लंबे आकार की किताब बाहर खींचता हूँ। ब्लैक मैजिक एंड मैजिक, प्रतीकों तथा प्रेत साधना का सचित्र इतिहास है। खोलता हूँ। भयानक चेहरों वाले चित्र हैं। कहीं कहीं अंकों के वर्ग बने हैं और इनके अर्थ साथ लिखे हुए हैं। कैसी अजीब किताबें पढ़ती है। वो चाय लेकर अंदर आती है। संगमरमर के टॉप वाले मेज़ पर ट्रे रखती है। मैं किताबों को अलमारी में रख वापस सोफे पर आ जाता हूँ। वो ट्रे में से चायदानी बाहर निकाल कर मेज़ पर रखती है। इसे गेरुआ रंग की छोटी सी रजाई उड़ा देती है। प्याले छोटे छोटे हैं, जापानी दिखते हैं। वो दोनों प्यालों में चाय डालती है। एक प्याला मेरी ओर बढ़ाती है। उसका एक हाथ सफ़ेद संगमरमर के टॉप पर रखा है। उंगलियां खुली हुई हैं। किसी पुराने जाली लगे लैम्प के शीशों से निकलती रोशनी की 5 मोटी लकीरें मेज़ पर फैल गई हैं। मैं चाय का घूंट भरता हूँ। प्याला नीचे रख कर सर ऊपर उठाता हूँ और पहली बार सामने के कॉर्निस पर निगाह पड़ती है। फ्रेम में जड़ा चित्र है। कटे बालों ने दोनों गालों को ढांप रखा है। चित्र का सारा बैकग्राउंड काला है। काले सियाह बैकग्राउंड के कंट्रास्ट में सुनहरे सेब का सा चेहरा दमक रहा है। नाक हल्की टेढ़ी है, जिसकी परछाई निचले होठ पर पड़ रही है। आँखों से लेकर होठ तक एक शरारती मुस्कान में लिपटे हुए हैं। चेहरा बना रहा है 8-9 साल की बच्ची का। लगता है ये चेहरा फ्रेम से निकलने के लिए मचल रहा है। अभी अभी बाहर आएगा और मेरे पास बड़े सोफे पर बैठ जाएगा। आपके बचपन की फ़ोटो है क्या? चेहरे पर कोई फ़र्क नहीं आया। वो उठती है, कानिस तक जाती है, तस्वीर उठाकर इसे उल्टा करती है। कांच अपने प्लोवर से पोंछती है और तस्वीर मुझे पकड़ा कर बताती है, मेरी बेटी निक्की की फ़ोटो है। लोग आमतौर पर गलती खा जाते हैं, मेरे बचपन की फ़ोटो समझ लेते हैं, पर उनकी गलती नहीं, बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। बेटी की बात करते हुए उसका चेहरा स्नेह से भीग जाता है। मैं नज़दीक से तस्वीर देखता हूँ। निक्की से मिलने को जी चाहता है, बिल्कुल माँ पड़ गई है। मैं सोचता हूँ बच्ची बेडरूम में लेटी है, इसे बुलाइए ना, बात करने का दिल कर रहा है। वो बताती है बच्ची उसके पास नहीं रहती, 7-8 मील दूर स्कूल है, वहीं बोर्डिंग में है। छुट्टियों में उसके पास आती है। लेकिन इस शहर में इतने अच्छे स्कूल हैं, फिर आपने निक्की को हॉस्टल में क्यों रखा? गवर्नमेंट जॉब है, ट्रांसफ़र होती रहती है। कई बार इंटीरियर में बनी डिस्पेंसरीज में भी तब्दीली हो जाती है। बच्ची को बार बार उखाड़ना ठीक नहीं। मैं फिर कार्निस की ओर देख रहा हूँ। वहाँ एक और फ़ोटो होना चाहिए, उसके मरे हुए पति का। ये तो हमारे यहाँ होनी बात है कि मरे पति की तस्वीर हो, उस पर रोज़ ताज़ा फूलों की माला डाली जाए और उसे लेकर भावुक हुआ जाए, टसूए बहाए जाएँ। लेकिन जो कुछ होनी बात है, नॉर्मल रूटीन है, वे कुछ तो भिक्षुणी के से कमरे में रहने वाली ये औरत करती नहीं। तब याद आता है कि इस औरत ने रवि के पूछने पर अपने मृत पति को गाली दी थी। क्या ये औरत शब्दहीन भाषा समझती है? प्रश्न सुने बिना इसे बात का पता चल जाता है, क्योंकि वो सख्त पड़ गई आवाज़ में कहती है, आप उसकी तस्वीर खोज रहे हैं ना? मैंने नहीं लगाई, और जो थी वो फाड़ डाली। वो इंतज़ार में है मैं उसके पति के बारे में पूछूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पूछना। उसके निजी जीवन के बारे में कहीं कुछ जानने की उत्कंठा या इच्छा ही नहीं हो रही। मैं दोस्तों में कोल्ड कहा जाता हूँ। जिसे अपने आप कुछ बताना है बताए। मैं किसी और के दुख का भागीदार कभी बना नहीं और बनना भी नहीं चाहता। वो समझ जाती है मैं कुछ पूछूंगा नहीं। उसके चेहरे पर बताने या ना बताने का संघर्ष है, लेकिन मृत पति को दी हुई गाली वो जस्टिफाई करना चाहती है। कई बार बिना पूछे हम अपनी सफाई देकर हल्का होने चाहते हैं, गिल्ट से मुक्त होना चाहते हैं। वो बताती है डॉक्टरी के पहले साल में ही उसने शादी कर ली थी। पति भी डॉक्टर था, उम्र में उससे 10 साल बड़ा था, इसलिए उसे ज़िंदगी का तजुर्बा था। काफ़ी समय साथ साथ गुजरता। तब वे दोनों इस शहर में नहीं थे, एक कस्बे की बड़ी डिस्पेंसरी में थे। उसके सिवा साथ के लिए, बात के लिए, वक्त गुजारने के लिए उस गांव में और था ही कौन। दोनों डॉक्टर थे। औरत और मर्द का शरीर किस लिए बना है, इसको लेकर बीच में नैतिकता की कोई दीवार ना थी। राधा मेहरा प्रेग्नेंट हो गई। दोनों ने शादी कर ली। बताती है पति बहुत बदसूरत था। शादी की पहली रात को ही जब पहली बार उसने सारे कपड़े उतारे तो हीन भावना के कारण पति को उससे नफरत हो गई।
जो हाथ पहले प्यार और चापलूसी से शरीर को छूते थे उनमें कठोरता आ गई। पति का काया पलट हो गया। वह इस तरह से सब कुछ कर रहा था जैसे पत्नी के साथ ना सोया हो, किसी पराई औरत के साथ रेप कर रहा हो। बच्ची पैदा हुई, बिल्कुल माँ पर थी, हूबहू माँ की तरह, नए नश और सुनहरे सेब का रंग। पति की शत्रुता और बढ़ गई। वो राधा को अपमानित करने के नए नए तरीके हमेशा खोजता रहता। बदसूरत आदमी की पत्नी अगर खूबसूरत हो तो पति को कमीना बना देती है। तब उनका यहाँ तबादला हो गया था। हॉस्पिटल में दूसरे कमरे में वो बैठता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद राधा के कमरे में झांक जाता, किससे बातें कर रही है। डॉक्टर मनचंदा इसी हॉस्पिटल में सर्जन तब भी थे। बहुत हंसमुख आदमी है, अच्छी उम्र है, अगले साल रिटायर हो जाएंगे। राधा उनके साथ हंसती बोलती थी तो भी पति को बहुत बुरा लगता था। जो आदमी खुद ना हंसता हो उसे दूसरे का हंसना बुरा लगता है। एक दिन वो डॉक्टर मनचंदा के साथ खुलकर हंस रही थी कि पति उसके कमरे में आ गया। दोनों को हंसता देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। ऊंची आवाज़ में पूछा, किस बात पर कह कहे लग रहे हैं? अब वो क्या बताती। डॉक्टर मनचंदा ने जवाब दिया, डॉक्टर, हंसने के लिए किसी बात का होना ज़रूरी है क्या? तुम भी हंसा करो, बहुत रिलीफ मिलेगा। आपका मतलब है मैं टेंस हूँ, सड़ियल हूँ? डॉक्टर मनचंदा ने उसका चेहरा गौर से देखा। उन्हें पता चल गया कि यह आदमी आज लड़ाई पर उतारू है। बिना कोई जवाब दिए कमरे से बाहर चले गए। उस रात पति ने पहली बार उसे पीटा था। चीख चीख कर बोल रहा था, होठों पर झाग आ गई थी। साली, हरामजादी, दूसरों के साथ हंसती है, कह कहे लगाती है, मुझे देखते ही सांप सूंघ जाता है। तुम हो ही गंदी औरत, पता नहीं शादी से पहले कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो। मैं कहता हूँ ये बच्ची भी किसी और की है। अपने पाप को ढांपने के लिए तूने मुझसे शादी की है। वो मुझे मारे जा रहा था। मैं बिल्कुल चुप थी। एक आंसू भी आंख में ना आया था। वो मार कर थक जाता था तो गालियाँ देना शुरू कर देता था। शोर सुनकर बच्ची ने चीखना शुरू कर दिया था। उसने गर्दन से पकड़कर बच्ची को सोफे पर फेंक दिया था। बच्ची ने चीखना बंद कर दिया। फटी फटी आंखों से बाप को और मेरे मुंह से निकलने वाले खून को देखे जा रही थी। उस रात से पति ने नशीली गोलियां खानी शुरू कर दी। वो दिन के वक्त भी गोलियां खाता रहता। मुझे हमेशा डर लगा रहता कि कोई गलत दवा देकर किसी मरीज़ को मार देगा। उसके हाथ कांपने शुरू हो गए, आवाज़ उखड़ गई। रात को गोलियां खाकर मेरे पास लेटता था तो घंटों मेरे शरीर को नोचता रहता था। उससे होता कुछ नहीं था। जोम की तरह घंटों मुझे नोचने के बाद गालियां देते हुए उठ जाया करता था। हरामजादी, तूने इम्पो बना दिया है, ना मत कर दिया है मुझे। डॉक्टर मनचंदा को ज़िंदगी का अनुभव था, जमाना देखे हुए थे। एक बार सलाह भी दी थी कि मैं इससे अलग क्यों नहीं हो जाती। मैंने कहा था, अपनी मर्जी से शादी की है, लव मैरिज, किससे शिकायत करूं, कैसे हार मानूं कि मेरा चुनाव गलत था। और एक दिन उसने बाहर बरामदे में सबके सामने उसे पीटा, गालियां दी। अंडे बेचने एक जवान पहाड़ी लड़का आया हुआ था। उसकी नई नई शादी हुई थी। पत्नी के साथ रात को सोने का सुख सुबह भी उसके चेहरे पर होता था। बातूनी भी बहुत था। अंडे लेते वक्त मैं उसे छेड़ा करती थी। उसकी बीवी के बारे में छोटे छोटे सवाल किया करती थी। उस सुबह किसी बात पर हम दोनों हंस रहे थे। धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया, मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और चीख कर कहा, अब अंडे वालों से बेच कर लड़ाने लग गई है, मैं तेरा खून कर दूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने धक्के मारकर अंडे वाले को बरामदे से बाहर धकेल दिया। मैं हर वक्त उसकी हत्या करने के तरीके सोचने लगी। कौन सी चीज़ दूँ, दवाई दूँ जिससे ये आदमी मर जाए। आत्महत्या के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। जो दोषी है दंड तो उसे ही मिलना चाहिए। फिर बच्ची, वो बिल्कुल आतंकित हो गई थी। उसने हंसना बंद कर दिया था। मैं गोदी में लेती थी तो बार बार गर्दन घुमाकर दरवाजे की ओर देखती थी, कहीं पिता तो अंदर नहीं आ रहा। उसके चेहरे पर दहशत का प्रेत हर वक्त बैठा रहता था। हॉस्पिटल के स्टाफ में हमें लेकर कानाफूसी चलती रहती। अब कोई भी मुझसे हंसकर बात नहीं किया करता था। लेकिन मुझे उसकी हत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप मर गया। उस सुबह उसने चाय के साथ 3 नशीली गोलियां खाई थी। किसी मरीज़ को देखने के लिए उसके घर जाना था। जिस स्पीड से उसने स्कूटर बाहर निकाला था, मेरे अंदर ने बता दिया था आज बचेगा नहीं। मैं टेलीफोन के पास बैठी रही। पता था जब भी घंटी बजेगी उसके मरने की खबर होगी। वही हुआ। 20 मिनट के बाद घंटे बजे। पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था। बस के साथ उसका स्कूटर टकराया था। उसी क्षण उसी जगह वो मर गया था, सर कुचला गया था। कसूर उसी का था, रॉन्ग साइड से बस से आगे निकलने की कोशिश की थी।
वो चुप हो जाती है। सबसे पहला ख्याल मुझे ये आया था कि इस सारी बात में उसने एक बार भी मृत पति का नाम न बोला है न बताया है। मैंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा। क्या सब कुछ सुनने के बाद मुझे उससे सहानुभूति की कोई बात करनी चाहिए? नहीं, वो तो मुझे मुक्त लग रही है। पति की काली छाया अंदर से बाहर सरक गई है। अब उसका निचला होठ किनारे से टेढ़ा नहीं लग रहा है। शायद मैं पहला आदमी हूँ जिससे उसने खुलकर अपने बारे में बताया है। विष बाहर निकल गया है। वो असामान्य से सामान्य हो गई है। मेरी आत्मा में से फिर दो बाहें बाहर निकलना चाहती हैं, उसे लपेट लेना चाहती हैं। मैं पूरी शक्ति लगाता हूँ कि इन्हें बाहर नहीं निकलना ही देना चाहता। मैं एक सपाट जीवन जी रहा हूँ, घटना दुर्घटना रहित। इस डॉक्टर पर कोई काली छाया है। अंदर से लगातार खतरे के सिग्नल आ रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, इस काली छाया से बचो, बचो, बचो। वो चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में जाती है। वापस आती है तो उसका चेहरा धुला धुला लग रहा है। बीते हुए दुख का कहीं नामो निशान नहीं। लगता है उसने जैसे किसी और की कहानी सुनाई हो, अपनी नहीं। कहानी सुनाने के साथ साथ ही जो बीत चुका है उससे मुक्त हो गई है। खुली खिड़की से सर्द हवा अंदर आ रही है और मेरी पीठ पर थपकी देकर उठने को कह रही है। कमरे में रोशनी चल रही है, इसलिए बाहर का अंधेरा और काला दिखाई दे रहा है। मुझे फिर ख्याल आता है कि वर्मा कमरे में आ गया होगा, मुझे वहाँ ना पाकर परेशान होगा। एक लंबे घूंट में छोटे प्याले की सारी चाय ख़त्म करता हूँ। आप बोलते बहुत कम हैं। हाँ, वो ठीक कहती है। मेरे जीने का, मेरी बात का माध्यम हमेशा से खामोशी है। शुरू से ही समझ आ गया था कि जो कुछ हम बोलते हैं उसका 80% फिजूल होता है, बेकार होता है। सिर्फ कोई बात करने के लिए बात करते हैं, बाकी का 20% बोलने का अवसर आते ही कहाँ है। फिर जब मेरी माँ जिंदा थी तो हमेशा सीख दिया करती थी, एक चुप 100 सुख। उठता हूँ, शॉल उतारता हूँ, अपना कंबल ओढ़ना है। वो कहती है इसे ओढ़े रखो, कंबल बाहर बुरा लगता है, हॉस्पिटल से जाएंगे तो लौटा देना। मैं फिर से शॉल ओढ़ लेता हूँ। वो मेरे साथ बाहर आती है। पहले ऊंची सीढ़ी से खुद नीचे उतरती है, मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं उसका हाथ पकड़कर नीचे उतरता हूँ। आत्मा फिर कहती है इसका हाथ थोड़ी देर और पकड़े रखो। मैं फिर आत्मा का कहना नहीं मानता, उसका हाथ छोड़ देता हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं लेना, कोई सहारा नहीं चाहिए। मैं पैरासाइट हूँ और पैरासाइट कभी किसी से जुड़ा नहीं करते। लंबे लॉन में अंधेरा लंबा लेटा हुआ है। मैं कमरे तक छोड़ आती हूँ, कहीं ठोकर वोकर ना लग जाए। बरामदे में पड़ा कंबल वो उठा लेती है। हम कमरे के बाहर पहुँचते हैं। अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। भट्टी ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, रवि को गाली दे रहा है। तुम उसे छोड़कर गए क्यों? अब ढूंढो। मैं कहता हूँ अकेला बाहर निकला है, कहीं कुछ। हम दोनों अंदर पहुँचते हैं। रवि, भट्टी, वर्मा और जूही चारों कमरे में हैं। मुझे देखकर भट्टी और हुबल पड़ता है। कहाँ मर गए थे? तुझे पता नहीं हमें फिक्र लगेगी? रवि 2 बार बाहर की सड़क के आसपास का चक्कर लगा आया है। मुझे पता है, गलती हो गई है। बीमारी में हमेशा अपनों को उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। डॉक्टर मेहरा की ओर संकेत करके बताता हूँ। इनके घर बैठा था, चाय पीने में देर लग गई। रवि शब्दों को चबाकर बोलता है, जिस मर्जी माँ के पास बैठ, लेकिन किसी को बताकर जाना चाहिए। मैं तो माँ को फ़ोन करने लगा था कि पुलिस को खबर दें। हद है तुम्हारी भी। मैं चुप हूँ, कसूरवार जो हूँ। वर्मा प्यार से समझाता है, हम डर रहे थे, सोचा बाहर सड़क पर निकल गए हो, अंधेरे में कहीं ठोकर लगी हो, नीचे ना गिर गए हो। मैं चुप हूँ। राधा मेहरा चुप है। भट्टी और रवि अब भी खा जाने वाली नज़रों से देख रहे हैं। जूही उनको डांट कर कहती है, अब इसका पीछा छोड़ोगे भी या नहीं? इतनी खूबसूरत डॉक्टर के पास तुम दोनों बैठोगे ना तो उठना भूल ना जाओगे। भट्टी की मूँछों के सिरे शरारत से कांपते हैं। वो जूही की गाल पर हल्की चुटकी काट कर कहता है, डार्लिंग, इतनी किस्मत हमारी कहाँ। रवि इस छेड़छाड़ को देखकर कमरे का तनाव बाहर निकल जाता है। रवि राधा मेहरा को कुर्सी पर बिठाता है। वो अब भी झेपी लग रही है। उसकी वजह से मुझे इतनी गालियाँ पड़ी हैं। रवि वर्मा को कहता है, चलो भाई टिफ़िन खोलो, खाना हो जाए। आज डॉक्टर मेहरा भी हमारे साथ खाएंगी। मम्मा ने तो पूरी बटालियन का खाना भेज दिया है। राधा इंकार में सर हिलाती है। रवि हल्की डांट मारता है, देखो डॉक्टर मेहरा, कसूर आपका है और गुस्सा इस बेचारे पर उतरा है। अब चुपचाप खा लो, नहीं तो। जूही उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे गाली नहीं बकने देती। खाना ख़त्म करके सब चले जाते हैं। वर्मा मेरी चारपाई के नीचे से फोल्डिंग चारपाई निकाल कर खोलता है, बिछाता है और मेरी ओर देखते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचता है। जानता हूँ मुझे किसी बात से रोकने की तैयारी कर रहा है।
सिगरेट के लंबे कश होने वाली बात की भूमिका है। आज बहुत देर डॉक्टर मेहरा के घर बैठे। वो मैं खुद नहीं गया, बाहर लॉन में घूम रहा था। उसने देख लिया, बुला लिया। थोड़ी देर वो चुप रहा। मैंने जो सफाई दी उससे वो संतुष्ट नहीं था। क्या वो तुमको अच्छी लगने लगी है? डोंट बी सिलिया, मुझ में है क्या? उसकी अच्छी खासी नौकरी है, सैलरी है, फिर तुमने देखा है कितनी सख्ती से पेश आती है, बोलती है। देखो, अपने आप को धोखा मत दो। मैं मानता हूँ वो ज़रूरत से ज़्यादा कठोर है, लेकिन तुमने उसकी कठोरता को अनदेखा किया है, इग्नोर किया है। बताना क्या चाहते हो कि उसके कठोर होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? पूरी लापरवाही दिखाकर तुम किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। फिर देखो वर्मा, वो मेरी बात बीच में काट देता है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा कि तुम ऐसा जानबूझकर करते हो। ये तुम्हारे जीने का ढंग बन चुका है। यही तुम्हारा घातक आकर्षण है। तुम एक मॉर्बिड प्रकार के आदमी हो, किसी को दुख देकर अपनी ओर खींचते हो। देखो वर्मा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें गलती लगी है। मुझे उससे कुछ नहीं लेना, कोई इंटरेस्ट नहीं। संतोष, तुम अनजाने में सब कुछ कर जाते हो। हमेशा दूसरे से ऊंची जगह खड़े होकर बात करते हो। जब दूसरा तुम्हारे पास ऊंची जगह पहुंच जाता है तो तुम ऊंची जगह जा खड़े होते हो। तुम्हारा मन दूसरों को पीड़ा देने में, उन्हें दुख पहुंचाने में कहीं आनंद प्राप्त करता है। दूसरों के लिए तुम्हारी ये मुद्रा, यही पोस्चर पीड़ा देने वाला है, टॉर्चर है। वर्मा, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? तुम जानते हो किसी से इन्वॉल्व होना मेरे बूते के बाहर है। इतनी देर उसके घर बैठा, मैं तो कुछ नहीं बोला। वो ही अपने मरे हुए पति की कहानी सुनाती रही। जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, उसके पति के मरने की बात सुनकर तुमने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई होगी। वर्मा ठीक कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा था उसकी व्यथा कथा सुनकर। वर्मा इतने अरसे से मेरे साथ रहा है, अंतर्मुखी आदमी है। कई बार तो लगता है कि वो मेरे अंदर का एक हिस्सा है, जो सामने बैठा मुझे मेरे बारे में बताता रहता है, समझाता रहता है। मेरी अंतर छाया है, मेरी शैडो है। मुझे चुप देखकर वो कहता है, मुझे उमर शरीफ के वो अंग्रेज़ी पिक्चर याद आ रही है जो हम दोनों ने देखी थी। नाम भूल रहा हूँ मैं। वो सारी पिक्चर में वो जंगली घोड़े टेम करता रहता है, पालतू बनाता रहता है। एक घोड़ा टेम करने के बाद वो उसे जंगल छोड़ देता है। दूसरे जंगली घोड़े को टेम करने के लिए वो तलाश करता है। और जब तुनक मिजाज सोफिया तारा उसकी ज़िंदगी में आती है तो उसे भी वो बिल्कुल वैसे ही टेम करता है। वश में करना, टेम करना उसके जीवन का ढंग है, जिंदा रहने का स्टाइल है। तुम भी वही हो। सर मारने के लिए तुम्हें दीवार चाहिए, और अगर ये दीवार ना हो तो तुम पैदा कर लेते हो। लगता है आज तुमने मेरे पीछे पड़ने का इरादा कर लिया है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। किसी को भी दुख देने की भयानक योजनाएं और स्कीमिंग तुम्हारे अंदर हमेशा चलती रहती हैं, बिल्कुल ब्लैक टाइगर की तरह। लेकिन देखो, आखिर में ये सब कुछ तुम्हें लपेट लेगा, नाश कर देगा। तुम नॉर्मल आदमी क्यों नहीं बन सकते? कोई ऊंचा बोलता है, गुस्सा खाता है, तो जवाब में गुस्सा क्यों नहीं खाते? नॉर्मल ढंग से बिहेव क्यों नहीं करते? आगे से मुस्कुराते क्यों हो? इसलिए कि तुम उस दूसरे को जता रहे होते हो कि तुम सुपीरियर हो, उसके गुस्से, उसकी खीज या उसके दुख के से ऊपर और दूर। मुझे पता है वर्मा सच कह रहा है, और इस आदमी के साथ जो सच है उस पर बहस नहीं हो सकती। मैं दूसरों पर जिंदा रहता हूँ, पैरासाइट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ऊंचा होने का आभास उन्हें देता रहता हूँ। इसलिए दूसरे मुझ पर खर्च करके मेरा बोझ उठाकर खुश होते हैं, एहसान मानते हैं। लेकिन मैं जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता। ये सफाई मैं वर्मा को नहीं दे रहा, अपने आप को दे रहा हूँ। मैंने कब कहा कि तुम जानबूझकर कैलकुलेट करके ऐसा करते हो? नहीं, ये तुम्हारे जिंदा रहने का तरीका है। ईश्वर ने तुम्हें बनाया ही ऐसा है। बात इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें और डॉक्टर मेहरा को लेकर मुझे खतरा लग रहा है। तुम्हारे पास होती है तो पल पल में उसका व्यवहार बदलता रहता है। क्यों? तुम मरीज हो, वो डॉक्टर है, और कुछ तो नहीं। फिर वो इतनी स्ट्रेंज क्यों हो जाती है? अपने पति के मरने की घटना तुम्हें सुनाने की क्या ज़रूरत? ये तुम्हारा मॉर्बिड पर्सनैलिटी है, घातक आकर्षण है जो उस पर हावी हो रहा है। वो बिल्कुल सच कह रहा है। मैं असहाय हो रहा हूँ। राधा मेहरा को लेकर खतरे के संकेत मुझे कई बार अंदर से मिल चुके हैं। वर्मा को भी उनका पता है। वो मेरी ज़िंदगी जीता है, मेरे अंदर की छाया है, जितने शरीर धारण कर लिया है, जो मुझे हमेशा रोकती है, खतरे से आगाह करती है, बरसती है। मैं क्या करूं वर्मा, तुम ही बताओ, मेरा क्या कसूर है?
उसने जल्दी सिगरेट से दूसरा सिगरेट लगाया, एक लंबा कश खींचा, एक लंबी सांस ली, हार स्वीकार करने वाली आवाज़ में बोला, तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। तुम जिस सुख की तलाश कर रहे हो वो है ही नहीं, सिर्फ फैंटम शिप है। जानते हो, जब नाविक डूब रहे होते हैं, लगातार तैरने के बाद आधे मरे हो जाते हैं, तो ऊंची उठती लहरों में उन्हें लगता है कि कोई जहाज़ उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। जहाज़ होता नहीं, उनका अपने अंदर इस फैंटम शिप का निर्माण कर लेता है। उठती हुई लहरों का जहाज़ समझकर उनकी ओर तैरते हैं और वही लहरें उन्हें निगल जाती हैं। इसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ फैंटम शिप है, माया है। जिस माया पोत के मुंह में तुम हो, जिसके पीछे सुख की तलाश में तुम भागे जा रहे हो, वो कहीं है ही नहीं। आज वो बहुत बोला है, अपनी आदत के खिलाफ। मेरा सर नीचे झुका है, छाती को ठोड़ी छू रही है। जब से होश संभाला है तब से कुछ विशेष तलाश कर रहा हूँ। क्या सचमुच मायापोत के आने की प्रतीक्षा में ज़िंदगी के इतने बरस गुजार दिए हैं? क्या सचमुच मैं मॉर्बिड हूँ? मुझ में घातक आकर्षण है जो अंत में विनाशी करता है, हमेशा तोड़ता है, जोड़ता कभी नहीं। वर्मा उठकर मेरे बिस्तरे पर आता है, चेहरे से कसूरवार लगता है। उसे कहीं महसूस हो रहा है कि आज मुझे लेकर वो बहुत निर्दय हो गया है। मुझे लेटाता है, कंबल गले तक डालता है और ये कहकर अपनी चारपाई पर चला जाता है, सॉरी संतोष, मैं आज बहुत बकबक कर गया, लेकिन क्या करूं, तुम्हें लेकर कंसर्न महसूस करता हूं। चलो मारो गोली, जो होना है सो होगा। मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे अंदर का परत दर परत खुल रहा है। लगता है वर्मा ने किसी अंधेरी गुफा का दरवाज़ा खोल दिया है। उसकी बहुत सारी बातें सही लगती हैं, विशेषकर औरतों को लेकर। इनके प्रति मैं अनजाने में हमेशा से निर्दय रहा हूँ, ठंडा रहा हूँ। याद करता हूँ कितनी बार भट्टी और रवि किसी न किसी को कमरे में लाए हैं। वो अपने काम में लगे रहते और मैं मज़े से कोई किताब पढ़ता रहता। एक बार शराब पीकर बिफल गई थी। भट्टी और रवि के होते हुए पहले मेरे साथ सोने की जिद कर रही थी, बार बार कह रही थी, नो नॉट विद यू, पहले ये हैंडसम फिर तुम। मैं जानता था ये वो नहीं बोल रही, उसकी शराब बोल रही है। नंगा होने के बाद उसने शायद पहली बार किसी मर्द की ना सुनी थी, जिद पर उतर आई थी। मुझे इस तरह के सामूहिक मशीनी सेक्स हर बार अच्छा नहीं लगता। रवि ने कहा भी, मान जाओ 200 रुपये दिए हैं, A1 चीज़ है। मैंने फिर भी इनकार कर दिया। भट्टी ने मुझे खाना लाने के लिए कहकर बात संभाली थी। इसे खाना लाने दो, हम दोनों तो थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, तुमने तो रात भर यहीं रहना है, सुबह जाना है, सारी रात अपने हैंडसम को देख लेना। मैं जानबूझकर काफ़ी देर लगाकर लौटा था, जब तक शायद रवि और भट्टी भुगत चुके थे। जल्दी जल्दी खाना खाकर चले गए। वो औरत अब भी इंतज़ार भरी आंखों से मुझे देख रही थी, बार बार हाथ पकड़ रही थी। अब आराम से सो जाओ, 2 आदमी काफ़ी नहीं क्या? उसने घूर कर मुझे देखा था, चारपाई से उठी, जीन्स डाली और कैनवस के बूटों के तस्मे बांध कर जाने के लिए उठी थी। उसका चेहरा अपमान से जल रहा था। यू आर अ बास्टर्ड, यू मस्ट बी इम्पो। सुबह वर्मा को रात वाली बात बताई थी तो उसने हल्का में लिया। जिस काम के लिए उसे बुलाया था, पैसे दिए थे, वो काम कर देना था। दोपहर बाद भट्टी ने भी डांटा था। शायद उस लड़की ने फ़ोन पर मेरी शिकायत की थी। उस माँ को नाराज़ कर दिया ना, साले अब कभी नहीं आएगी, अब तू ही खोज किसी और को। उस लड़की का बिफरा हुआ चेहरा और चाकू सी आवाज़ अब भी मेरे आसपास घूम रही है। क्या सचमुच दूसरों को हर्ट करने में, दुख देने में मुझे कहीं मज़ा आता है? क्या मैं जानबूझकर राधा मेहरा के साथ कोल्ड हो रहा हूँ? क्या मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ, पराजित करना चाहता हूँ या टेम करना चाहता हूँ? वर्मा का घर मेरे मकान के पास है। जिस शाम बीमार हुआ था, चाय वाला दोस्त हॉस्पिटल आया था, उसी शाम मैंने वर्मा को खबर क्यों नहीं की? चाय वाला दोस्त वर्मा का घर जानता है। क्या मैं बीमारी की खबर ना भिजवा कर वर्मा को हर्ट करना चाह रहा था? जता राधा कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। क्या मैं जानबूझकर दूसरों के प्रति ठंडा इसलिए नहीं होता कि मेरे प्रति उनका मोह और बढ़े? लेकिन ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? अगर मैं सचमुच कोल्ड हूँ, मॉर्बिड हूँ, घातक हूँ, तो ये सारे दोस्त मुझे इतना चाहते क्यों हैं? नहीं, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? वर्मा ने आज मेरा गलत विश्लेषण किया है, बीमारी की खबर ना भेजने का गुस्सा उतारा है। मैं तो हार्मलेस हूँ। लोग अपने आप हर्ट होना चाहते हैं, मेरे नज़दीक आकर दुख पाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ? फैंटमशिप की प्रतीक्षा में मैं नहीं हूँ, वो कर रहे हैं। मायापोत की तलाश दूसरों को है, जो मुझसे सुख तलाश रहे हैं, मुझे नहीं। फिर ये निर्णय करने के बाद नींद आ जाती है कि अब राधा मेहरा के घर नहीं जाऊँगा।
उससे सामान्य व्यवहार करूँगा, जैसे कि एक मरीज़ को डॉक्टर से करना चाहिए, सम्मानपूर्ण और मशीनी व्यवहार। सुबह वर्मा शेव के लिए गर्म पानी लाता है। मैं अपने आप बैठ कर शेव करता हूँ। वो गीले तौलिए से मेरा शरीर पूछता है, पाउडर छिड़कता है, फिर रात वाले कुर्ते की तरफ देखकर कहता है, ये तो मैला है और कपड़े में लाना भूल गया। ऐसा कर, तू मेरा प्लोवर डाल ले। उसका प्लोवर मेरे शरीर पर स्वेटर बन जाता है, क्योंकि मैं उससे बहुत लंबा हूँ। बाहें 4-4 इंच नंगी है। प्लोवर का निचला हिस्सा मुश्किल से पेट को ढाँप रहा है। इसे उतार दे, जोकर दिख रहा है। ऊंची चादर ओढ़कर लेटा रहे। जाते हुए किशन के हाथ या धुला हुआ कुर्ता भेज दूंगा। वो प्लोवर उतारता है, सर में फंसता है, बाल बिखर जाते हैं। वर्मा जेब से छोटी कंघी निकाल कर मेरे बाल बनाता है। ये उसी की सलाह थी कि मुझे कस कर बाल नीचे बिठाने चाहिए, नहीं तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा लमढींग लगता हूँ। और सुन, जाते समय वो बोलता है, रात की बकवास भूल जा, तुम जैसे हो वैसे रहो, अपनी तरह से जियो। मैं शायद रात को कमीना बन गया था। वो चला जाता है। मुझे उसकी बात का बहुत सहारा मिलता है। मेरे अंदर का दूसरा अगर कह गया है कि मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब कि मैं ठीक हूँ। रात भर फिजूल में अपने टुकड़े करता रहा, अपने आप को कोसता रहा। आज सुबह के राउंड पर डॉक्टर मनचंदा अकेले आते हैं। राधा मेरा साथ नहीं। शायद मैं उसके आने का भी इंतज़ार कर रहा था। क्षण भर के लिए मेरा चेहरा बुझ जाता है। डॉक्टर मनचंदा भाप जाते हैं। हाँ भाई, हम बूढ़ों को देखना, उनका आना किससे अच्छा लगता है। फिक्र ना करो डॉक्टर मेहरा, थोड़ी देर में तुम्हें देखने आ जाएंगी। आज सुबह सुबह मरीजों की भीड़ लग गई है। मैं फैसला नहीं कर पाता कि डॉक्टर मनचंदा मुझे छेड़ रहे हैं या उन्हें किसी सच का आभास हो गया है। वो जख्म देखते हैं, संतुष्ट लगते हैं। सर, छुट्टी कब मिलेगी? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अरे भाई, यहाँ क्या तकलीफ़ है? वीआईपी पेशेंट हो, मज़े से रहो। घर जाकर क्या करोगे? अब तो जब तक बिल्कुल ठीक ना हो छुट्टी नहीं दूंगा। लेडी गवर्नर तुम्हें हमारे ज़िम्मे कर गई हैं। मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ। अब मैं और यहाँ नहीं रहना चाहता। कोई अज्ञात भय मुझे धीरे धीरे घेर रहा है। डॉक्टर मनचंदा मजाक करते हैं, जल्दी क्या है, कुत्ते बिल्लियों पर आर्टिकल बाद में लिख लेना। मैं भी हंस पड़ता हूँ। डॉक्टर मनचंदा न खुद उदास होते हैं, न किसी और को पल भर के लिए उदास होने देते हैं। कितने सहज हैं। एक बार इच्छा होती है कि मैं भी इन जैसा होता, सहज, सामान्य, हमेशा हंसता हंसाता। कुर्सी पर बैठने का जी कर रहा है, लेकिन पहना कुछ नहीं हुआ। अब तक तो वर्मा को मेरा कुर्ता भिजवा देना चाहिए था। कहीं भूल तो नहीं गया। एक बार सोचता हूँ रात का उतारा कुर्ता पहन लूँ, लेकिन फिर नाक सिकोड़ लेता हूँ। एक बार उतारे हुए कपड़े नहीं पहनता। दिन में 2 बार कपड़े बदलता हूँ। वर्मा ने कई बार कहा कि कम से कम सर्दियों में तो 2 दिन एक जोड़ा पहनकर रहा करो, लेकिन नहीं। मेरी ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ कपड़े पहनने पर, सलीके से जीने पर, अंग्रेज़ी में लिखने पर, कम बोलने पर वर्मा और दूसरे दोस्त मुझे ब्राउन साहब कहते हैं। राजभवन से राइडर नाश्ता लाता है। बताता है रवि साहब दोपहर को आएंगे। उसके जाने के बाद भी नाश्ता करने का जी नहीं कर रहा। ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? किसी ने नहीं आना, फिर भी इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कुछ पहले तो कभी नहीं हुआ। किसी के आने ना आने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। क्या गालिब साहब वाले फुर्सत के रात दिन आ गए हैं? लेकिन किसका तसव्वुर लिए बैठा हूँ? सोया भी तो नहीं। सच का कहीं ना कहीं मुझे पता है, लेकिन तर्कों के द्वारा इससे परे खदेड़ना चाहता हूँ। मानते क्यों नहीं कि राधा मेहरा के ना आने से तुम उखड़े हुए हो, जिससे तुमने कुछ नहीं लेना देना, जिससे बचकर चलना चाहते हो, रहना चाहते हो, उसी का इंतज़ार कर रहे हो। अपने पौरुष पर हमें इतना घमंड होता है कि किसी के लिए उदास होने को स्वीकारना हमें हठी लगता है, अपमानजनक लगता है। मुंदी आंखों पर नींद दरवाज़ा उड़क देती है। सोई हुई उन इंद्रियां संकेत देती हैं कि कोई आया है, आया है। अंदर के रडार पर बिना आहट के कदमों की आहट सुनाई देती है। आंखें खोलता हूँ। राधा मेहरा बिस्तर के पास खड़ी है। सोते हुए शायद कंबल छाती से नीचे सरक गया है। शरीर नंगा है। कंबल ऊपर खींचता हूँ। क्या बात, आज कुछ पहना नहीं? मैं बताता हूँ, धुला हुआ कुर्ता वर्मा ने भेजना था, अभी तक भेजा नहीं, शायद भूल गया है। क्या साइज़ है? मैं नौकर भेजकर खादी भंडार से बना बनाया कुर्ता मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, अभी आ जाएगा, आप परेशान ना हो। शायद मैंने नहीं कुछ अतिरिक्त ज़ोर से कहा था। वो समझ जाती है। मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहता। बड़ी सपाट आवाज़ में कहती है, बिल आप दे देना, इतनी ज़ोर से नहीं नहीं करने की क्या ज़रूरत थी? तभी चाय वाले दोस्त का नौकर कुर्ता लेकर आ जाता है। बताता है कि धोबी के घर से जाकर लाना पड़ा, इसलिए देर हो गई। मैं सिरहाने के नीचे से 1 रुपया निकाल कर उसे देता हूँ। वो खुश होकर चला जाता है। अब डॉक्टर मेहरा जाएं तो कुर्ता पहनूं।
इसके सामने कंबल उतारने में झिझक हो रही है। वो मुस्कुराती है। डॉक्टर से क्या शर्माना, मैं वैसे भी ऑपरेशन के वक्त आपको नंगा देख चुकी हूँ। मैं कंबल उतारता हूँ। कुर्ते के बटन नहीं खोले, इसलिए सर में फंस जाता है। वो बटन खोलकर कुर्ता सर के नीचे उतार देती है। फिर उसकी निगाह बंद टिफ़िन पर पड़ती है। ये क्या, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? पता है दोपहर होने को है, अब तो लंच का टाइम हो गया। वो मन नहीं किया। मन नहीं किया? क्यों नहीं किया? मन और नाश्ते का क्या संबंध? मुझे समझ नहीं आता, आप अपनी बीमारी को सीरियसली क्यों नहीं लेते? ठीक से खाएंगे नहीं तो ठीक कब होंगे? मैं ना करता हूँ। फिर भी उसका मुझे लेकर चिंतित होना अच्छा लगता है। यह अच्छा लगना मुझे भूख लगा देता है। वो टिफ़िन खोलती है, अपनी थोड़ी सी टेढ़ी नाक सिकोड़कर ठंडा है कहकर बंद कर देती है। चलो आज फल खा लो, वैसे भी खाना आने वाला होगा। वो लिफाफे से सेब निकालती है। उसके हाथों को देख रहा हूँ। इनका रंग सेब के रंग से मिल गया है। पता है, पहले सेब के 4 टुकड़े करेगी, फिर छिलका उतारेगी, लेकिन नहीं, हाथ ठुमरी की लय में घूमते हैं। सेब के एक सिरे पर चाकू रखती है और एक ही बारी में गोलाकार घूमते हाथ से सारा छिलका उतार देती है। छिलका एक लंबी रस्सी की तरह नीचे लटक जाता है। इसका इस तरह से छिलका उतारना मुझे अच्छा लगता है। वो छोटे छोटे टुकड़े करती है और मेरी ओर बढ़ाती है। आप भी लेना। लगता है वो ना कर देगी। फिर मुझे देखती है, सेब के टुकड़ों को देखती है, एक टुकड़ा उठाती है और छोटे बच्चों की तरह से दांतों से कुतर कर खाती है। मुझे अच्छा लगता है। मुझे और भूख लग रही है। उसे इस बात का पता चल जाता है। एक सेब और काटूं? आप भी साथ खाएं तो काटिए। नहीं, मुझे जल्दी है, अभी लंच बनाना है, फिर शाम को भी तो ड्यूटी पर जाना है ना। हम आप जैसी किस्मत वाले कहाँ, काम तो करना ही पड़ता है। वो सेब काट कर प्लेट पर रखती है, जाने लगी है। मुझे देखती है, फिर मेरे बिन कहे एक टुकड़ा उठाती है, कुतरती है और इस तरह से मुस्कुराती है जैसे किसी छोटे बच्चे की जिद मांगकर हम मुस्कुराएं। थोड़ी देर बाद रवि आता है। लंच का टिफ़िन उसके हाथ में है। टिफ़िन खोलने से पहले मुझे आंख दबाकर कहता है, क्यों बेटे, क्या बात है, बड़े चमक रहे हो? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? वरना तुम्हारी शक्ल हमेशा रोनी बनी रहती है। मैं जवाब में मुस्कुरा देता हूँ। माँ कैसी है? तेरी माशूक बिल्कुल ठीक है, बस तेरी ही बातें करती रहती है। आजकल तेरा कमरा तैयार किया जा रहा है, गार्डन में वो जो गेस्ट हाउस है ना, अब तू वहीं सजेगा। देख रवि, अपनी माँ को लेकर तो तमीज़ से बोला कर। तमीज़ क्या प्यारे, सच्ची बात तो कड़वी होती है ना। मेरी टांग टूटने पर उसे इतनी फिक्र नहीं हुई थी जितनी तेरी एक आध आंत कटने पर हो रही है। उसकी माँ को लेकर हम में ये छेड़छाड़ चलती ही रहती है। खाना खाने के बाद मैं पूछता हूँ, कल जूही के साथ काफ़ी देर रहे, भट्टी के साथ उसकी गुज़र हो जाएगी? गुज़र? क्या बात करते हो, छोटी ना देखो, उसके सारे बल निकाल देगी। बड़े कायदे कानून से चलने वाली लड़की है। पता नहीं ये बात मुझे उदास क्यों कर देती है। रवि से कहता हूँ, सुन, तू भी किसी को तलाश ले, शादी कर ले। माँ कहती नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन मुझे पता है वो चाहती है तुम जल्दी से शादी कर डालो। ठीक है, कर लूँगा, लेकिन अपनी कहो तुम। मैं अपनी क्या कहूँ? ना नौकरी, ना कायदे से जीना, ना किसी के साथ रहने की इच्छा। मैं अपनी क्या कहूँ, कहने को है ही क्या। मैं रवि से कहता हूँ कि वो जाए, मैं सोऊंगा। फिर याद आता है कि आज क्लब में तंबोला है। उसे कहता हूँ, देख शाम को मत आना, यहाँ कहाँ पे बोर होता रहेगा। खैर, बोर होने की बात तो रहने दो, आज क्लब ही चलते हैं, देखें शायद किस्मत चमक जाए, कोई मान जाए। वो टिफ़िन बंद करता है, गीला तौलिया करके मेरा मुंह साफ़ करता है और दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। आजकल मुझे नींद खूब आती है। बंद आँखों में कमरे का प्रकाश बंद हो गया। आधा सोया आधा जागा हूँ और अपने बारे में सोच रहा हूँ। भट्टी शादी कर रहा है, रवि की शादी भी हो जाएगी, वर्मा का वेतन कुछ ज़्यादा नहीं। फिर मैं क्या करूँगा? कामहीन और समय मुक्त जीवन गुजारने की आदत बन चुकी है। क्या मैं घंटों और मिनटों में बाँट कर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? जैसा अच्छा रहने, अच्छा पहनने और अच्छा खाने का ज़िंदगी का ढर्रा बन चुका है, क्या वो थोड़े से आर्टिकल लिखकर चल सकेगा? 20वीं सदी में आदि मानव का यायावर जीवन जीना क्या संभव है? और ये सोचते सोचते अवचेतन इंद्रियों पर मलहम किसी छुअन सा हावी हो जाता है। सोने से पहले आखिरी ख्याल आता है कि अब मुझे घड़ी खरीदनी पड़ेगी। सोए हुए कान शायद छोटी छोटी आवाज़ें ग्रहण करते हैं, लेकिन ये ध्वनियाँ आज अंदर नहीं जाती, कानों से ही बाहर लौट जाती हैं। कानों और आँखों के बीच के अदृश्य संबंध में कोई कंपन नहीं होती,
इसलिए आंखें बंद ही रहती हैं। शरीर में पैरों की उंगलियों से एक छोटा सा तनाव शुरू होता है और ये तनाव ऊपर की ओर चढ़ता हुआ प्रत्येक इंद्रिय को छू जा रहा है। उस रात की तरह लगता है कि फिर कोई अदृश्य कमरे में आया है। बार बार करवट लेता हूँ। टांगें, हाथ और कमर लगातार मुड़ रही हैं, कसमसा रही हैं। मुंह खुलने को होता है। पिछली बार का आतंक अवचेतन को चेतावनी देता है। खुल रहे मुंह को जोर से बंद कर लेता हूँ। कसमसाना बंद हो जाता है। आंखें खोलता हूँ। कमरे में घुप अंधेरा है। यहाँ शाम होती ही नहीं। बाद दोपहर के सीधे रात हो जाती है। कमरे के दरवाजे पर खड़े अंधेरे का टुकड़ा हिलता दिखाई देता है। क्या वो अदृश्य जो अंदर आया था बाहर जा रहा है? नहीं। खिड़की के रास्ते अंदर आती हवा दरवाजे में खड़े अंधेरे को हिला रही है, बाहर धकेलने की कोशिश कर रही है। कोई नहीं आया था। त्रस्त भ्रम है जो अमूर्त कुछ को आकार देने की कोशिश कर रहा है। खिड़की के कांच के पार रोशनी का मटमैला धब्बा दिखाई दे रहा है। कोई जल्दी निकल आया तारा है या किसी ने बल्ब जला दिया है। दिमाग आज्ञा देता है, पड़े रहो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अंतरात्मा संकेत दे रही, उठो, तुम्हें जाना है। वो कोई अदृश्य निराकार जो कमरे में आया था तुम्हें बुला रहा है। विचार और कारण हार मान जाते हैं। उठता हूँ। मेज़ पर एक चिट पड़ी है। भट्टी आया था। लिखा है, मैं सोया हुआ था, बहुत गहरी नींद, उसने जगाया नहीं, कल आएगा। शॉल ओढ़ता हूँ, बाहर निकलता हूँ और ज़रा तेज़ कदम उठाकर लॉन पार करता हूँ। राधा मेहरा के बरामदे में पहुँच जाता हूँ। पैशन फ्लावर्स सर हिलाकर मेरा स्वागत करते हैं। दरवाज़ा खुला है। बिना खटखटाए अंदर चला जाता हूँ। संगमरमर के सफ़ेद टॉप वाले मेज़ पर छोटी सी रज़ाई ओढ़ी चायदानी पड़ी है। मेज़ पर 2 प्याले रखे हैं। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर राधा मेहरा अंदर के कमरे से बाहर आती हैं। मुझे लगता है आज यहाँ आकर गलती की। चायदानी और प्याले संकेत हैं कि उसने किसी को घर बुलाया है। मेरी परेशानी समझकर वो कहती है, आ गए, मैं इंतज़ार कर रही थी, आज थोड़ी देर कर दी। मैं अवाक उसकी ओर देख रहा हूँ। उसे कैसे पता था मैं आ रहा हूँ? उसने क्यों कर चायदानी और प्याले पहले से ही मेज़ पर रख छोड़े हैं? मेरे यूं पहुँच जाने से उसे कहीं कोई हैरानी क्यों नहीं हो रही? अचंभा क्यों नहीं लग रहा? वो मुझे बैठने को कहती है। उसका अपना चेहरा भावहीन है, बिल्कुल सपाट। आज परेशान लग रहे हो? क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? इसे बताऊं कि ना बताऊं कि फिर कोई अदृश्य कमरे में आया था? क्या सोचेगी? इस लिखे पढ़े आदमी को आशंका और डर के दौरे तो नहीं पड़ते, लेकिन वो तो डॉक्टर है। उस रात भी जब नर्स बुलाकर लाई थी तो इसने मेरे आतंक का मजाक थोड़ी उड़ाया था, धीरज बंधाया था। आज फिर कोई कमरे में आया था। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है। वो ये बात इस तरह से करती है जैसे उस अदृश्य के आने का इसे पता है, इससे पूछ कर आया है। कुर्सी से उठती है, फिर मेरी दोनों आंखों को एक उंगली से दबाती है। मेरे शरीर के अंदर से बिजली किरणें बाहर निकलती हैं। इसकी उंगलियां उन्हें सोख लेती हैं, अपने में जज्ब कर लेती हैं। हाँ, इसके हाथों में हीलिंग टच है, कोई दैवी शक्ति है। मैं नॉर्मल महसूस करने लगता हूँ। मुंह धो लो, फिर चाय पी लें, ठंडी हो रही है। वो मुझे बाथरूम ले जाती है। नल का ठंडा पानी चेहरे को सुख स्पर्श देता है। मैं मुंह पोंछकर बाहर आने लगता हूँ तो कंघी आगे बढ़ाकर कहती है, बाल बना लो। और मैं आदतन कसकर कंघी करता हूँ, बालों को सर के साथ बिल्कुल चिपका कर। उसे कंघी लौटाता हूँ। वो हाथ सिर की ओर बढ़ाती है। शायद इस तरह से बाल बनाना उसे अच्छा नहीं लगता। बढ़ते बढ़ते हाथ की गति टूटती है। वो कंघी मेज पर रख देती है और हम दोनों बैठक में आ जाते हैं। टिकोजी से हल्की हल्की भाप निकल रही है। वो चाय बनाती है। हम दोनों पीना शुरू कर देते हैं। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो पूछती है। सोचता हूँ उसने ये प्रश्न सिर्फ बातचीत के लिए किया है या सचमुच पूछ रही है। उसकी आंखें देखता हूँ, काली सिहा, किसी गहरी खाई की तरह, पहले कम अंधेरी, फिर गहराते अंधेरे से भरी हुई। एक धुंधली सी इच्छा पीठ पर धक्का दे रही है, कह रही है कि खाई में कूद जाओ, इसका सारा अंधेरा देख लो। अंधेरे का अपना एक अट्रैक्शन होता है जिसका सम्मोहन हमें हमेशा बुलाता रहता है। वो अब भी मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही है। मैं उसे बताता हूँ कि मैं एक जिप्सी हूँ, ड्रिफ्टर हूँ, समाज का, इसकी व्यवस्था का कभी भी अंग नहीं बना। शादी करता तो एक तयशुदा पात्र बन जाता। समाज द्वारा निर्धारित मेरा एक निश्चित रोल होता और एक ही पात्र को हमेशा जीना, एक ही रोल हमेशा करना मेरे बस का नहीं। मन ने ना इसे कभी स्वीकारा है, ना इस रोल को खेलने का, जीवन का ट्रेनिंग, जीने की ट्रेनिंग देने को तैयार है।
किसी भी जगह के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ पाना मेरी नेचर के खिलाफ है। मेरा जवाब सुनकर वो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर पूछती है कि लगातार शहर क्यों बदलता रहता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मैं पैरासाइट हूँ। जब जब भट्टी या रवि की किसी ठीक शहर में ट्रांसफ़र होती है, मैं वहीं चला जाता हूँ। अब यहाँ भी तभी आया जब भट्टी की बदली शहर में हुई। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि औरत का संग आपको अच्छा नहीं लगता। मैं उसे बताता हूँ, ऐसी बात नहीं, औरतें मेरी ज़िंदगी में आई हैं, मैं सन्यासी नहीं। औरत का एक रात का खर्च तो मैं कर सकता हूँ, सारी ज़िंदगी का नहीं। और फिर प्रत्येक औरत एक विशेष आर्थिक सुरक्षा चाहती है, उसे बंधा बंधाया खर्चा चाहिए, ये मेरे बस का नहीं। मेरी बात उसे कड़वी लगती है। वो हाथ उठाकर मुंह पर आए बाल पीछे करती है। कंधे पर से काला शॉल नीचे खिसक जाता है। थोड़ी गोलाई में झुका कंधा किसी परिंदे के कंधे की तरह धीमे धीमे ऊपर नीचे उठ रहा है। एक बार इच्छा ज़रूर होती है कि शॉल इसके शरीर से नीचे गिर जाए और इसकी नंगी बाहें देख लूं। फिर इस इच्छा को कुचल देता हूँ। वो काली शॉल खींचकर ऊपर करती है और परिंदे की तरह गोलाकार झुका कंधा छुप जाता है। मैं कार्निस की तरफ देखता हूँ। उसकी बेटी निक्की हम दोनों की तरफ तस्वीर में से देख रही है और बाहर आने के लिए मचल रही है। आप क्या लिखते हैं? पढ़ने को दीजिए ना कुछ। मैं उसे बताता हूँ कि मैं ट्रैश लिखता हूँ, वाहियात। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहती है कि एक लेखक को अपने लेखन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो ट्रैश है, वाहियात है। मुझे लगता है कि आम लोगों की तरह लिखने को लेकर उसकी कुछ रोमानी धारणाएं हैं। कहता हूँ, डॉक्टर मेहरा, मैं लेखक नहीं, मैं पत्रकार हूँ, और पत्रकारिता में लेख लिखने से आदमी खुद कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता, जुड़ता नहीं। मैं वही टॉपिक चुनता हूँ, उसी विषय पर लिखता हूँ जिसकी विदेशों में मांग है। वर्मा उस दिन आपको ठीक बता रहा था, मैं राइटर नहीं, मैं टाइपराइटर हूँ। चाय और हो जाए, कहकर वो मेरी हाँ ना सुने बिना किचन में चली जाती है। मैं दीवार में बनी अलमारी में रखी किताबों की ओर देखता हूँ। आज ज़रूर पूछूंगा कि ऐसी किताबें वो क्यों पढ़ती है। विज्ञान मन होकर भी क्या इन किताबों में लिखे अंधविश्वासों पर ये विश्वास करती है? मैं तो इस विषय पर सोचना तो दूर, बात तक करना पसंद नहीं करता। वो आती है, चायदानी मेज़ पर रखती है, मुझे किताबों की तरफ देखते देखती है। मेरे चेहरे पर व्यंग्यात्मक संदेह देखती है। क्यों? आपको तंत्र, योग, प्रेत साधना और इनसे मिली शक्तियों पर विश्वास नहीं? मैं अतिरिक्त जोर के साथ ना में सर हिलाता हूँ। पहले मुझे भी नहीं था। किसी चीज़ की जानकारी के बिना उसके होने से इनकार करती थी, लेकिन अब है। कैसे? वो कहती है, पति जब जिंदा था तो प्रत्येक रात वो मुझ पर शारीरिक अत्याचार करता था और इसमें असफल होता था। मेरे शरीर और मन दोनों विकृत हो चुके थे। तनाव इतना बढ़ गया था कि मैं दिन में 8-10 काम्पोज की गोलियां खाती थी। पति मर गया, लेकिन तब तक नर्वस रैक बन चुकी थी। चेहरे का मांस फूल गया था। उठते बैठते सांस चढ़ी रहती थी। तब डॉक्टर मनचंदा की सलाह पर यहाँ के एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के यहाँ योगा के लिए जाने लगी। वो 65 साल के ऊपर थे, लेकिन सर का हर बाल अभी भी काला सिया था। शरीर में बैले डांसर जैसी लोच थी। योग क्रियाओं के बाद जब मैं शवासन में होती थी तो धीरे धीरे एक एक करके मेरे प्रत्येक अंग, मेरा शरीर मृत मृत व्यक्ति के समान हो जाता और फिर धीरे धीरे मेरे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स थे वो बाहर निकलने शुरू हो जाते। वो कहते थे, तुम हवा में तैरो, फ्लोट करो, विचारों की दुनिया से बाहर निकल जाओ, क्योंकि दुनिया झूठ की दुनिया है, प्रपंच का संसार है। कोई विचार तुम्हारा अपना विचार नहीं। सदियों से चलते आए विचारों को सोचने के, जीने के तुम आदी हो। जिसे तुम अपने जीवन कहते हो वो सदियों का संजोया हुआ झूठन है। शुरू में 20 मिनट के शवासन में मैं अपने को अपने शरीर से 1-2 मिनट फ्री कर पाती थी, लेकिन प्रैक्टिस जारी रही। इसके लिए विश्वास का संबल ज़रूरी था। किसी भी वस्तु में वो संबल मेरे पास आ गया। अब मैं 20 मिनट तक शवासन में रह सकती हूँ, योग निद्रा में रह सकती हूँ, अपने दृश्य शरीर से मुक्त हो सकती हूँ। इतनी बात करने के बाद वो मेरी आंखों में देखती है। विश्वास आया कि नहीं की मुद्रा में मेरी आंखों में उसे अविश्वास ही दिखाई देता है। मैं उसे कहता हूँ कि योगा अभ्यास भी एक तरह की एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज से तनाव से मुक्ति मिलती है। ये एक सिंपल सी सच्चाई है। योग की क्रियाओं से उसका शरीर थक जाता था, श्रत हो जाता था, इसलिए नींद अपने आप आ जाती थी। कंपोज की गोलियों से निजात मिल गई थी। अब उसका ये कहना कि कोई जीवित व्यक्ति मृत अवस्था में पहुंच जाए, ये झूठ है, तांत्रिक पाखंड है। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर तनाव आ गया। आंखों का काला रंग भूरा होना शुरू हो गया।
आपका मतलब है कि मैं अपनी काया का कुछ समय के लिए त्याग नहीं कर सकती? डोंट बी सिली डॉक्टर, तुम बिल्कुल तांत्रिक सी बातें कर रही हो। वो थोड़ी देर मुझे देखती है। पता है, जवाब देने ना देने के बीच द्वंद्व चल रहा है। फिर मेरा उसे सिली कहना उसके बोलने का निर्णय पक्का कर देता है। उस रात कमरे में कौन आया था? आज शाम कमरे में कौन आया था?